गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या है और अर्थ क्या है, ये हम देख चुके थे। आज हम तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की नेचर क्या है। देखिए, कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है, जब हम इसकी नेचर की बात करते हैं तो इसकी नेचर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो केवल पश्चिमी देशों का अध्ययन नहीं है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पश्चिमी, गैर पश्चिमी और साम्यवादी देश, इन सभी देशों की संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। दूसरी बात, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक संरचनाओं के साथ साथ हम अराजनीतिक संरचनाएं और उनके प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन तो करते ही हैं, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने के बजाय हम मानव व्यवहार, मानव की परिस्थितियाँ और मानव के व्यवहार के अध्ययन को हम अधिक महत्व देते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रियाएं और राजनीतिक सत्ता, इनका भी अध्ययन करते हैं। साथ ही हम विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के मूल्यों की तुलना भी करते हैं। मूल्य जैसे अलग अलग तरह के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। जैसे कहीं पर डेमोक्रेसी है, कहीं पर साम्यवाद है, कहीं पर राजतंत्र है। तो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है वैसे ही वहाँ के वैल्यूज़ होते हैं। तो जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम उनके वैल्यूज़ का भी कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं। तो ये मोटे रूप से हमने बात कही कि भाई जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम ये सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं। क्या क्या शामिल कर सकते हैं कि पश्चिमी, गैर पश्चिमी, साम्यवादी देशों की संस्थाएं, राजनीतिक संरचनाएं, उनका प्रभाव, मानव व्यवहार, उनकी परिस्थितियाँ, राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक प्रणालियों के मूल्य। ठीक है, ये हमने एक मोटे रूप से बात की है। जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो ये फैक्ट्स तो इसमें है ही, ये तथ्य तो इसमें शामिल है ही, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की प्रकृति क्या हो, उसकी नेचर क्या हो, इसके बारे में दो दृष्टिकोण हैं। अब हम उन दो दृष्टिकोणों की बात करते हैं। तो पहला तो दृष्टिकोण ये है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक वर्टिकल कंपैरिजन है, एक लंबात्मक तुलना है। और दूसरा ये कहा जाता है कि ये हॉरिजेंटल कंपैरिजन है। मतलब ये हॉरिजेंटल का हो गया, हॉरिजेंटल मीन्स अम्बरांतीय, अम्बरांतीय अगर शुद्ध हिंदी में ऐसे कहा जाए तो इसे कहा जाएगा अम्बरांतीय तुलना। बट हम इसको हॉरिजेंटल शब्द इट्स मोर कंफर्टेबल, तो हम हॉरिजेंटल कहेंगे इसे। तो देखिए, पहला हमने क्या कहा कि जो तुलनात्मक राजनीति है वो एक वर्टिकल कंपैरिजन है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है? वर्टिकल का मतलब ये होता है कि एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक अध्ययन करना। अर्थात जैसे हम देखते हैं कि एक ही देश में अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे स्थानीय सरकार हो गई, फिर प्रांतीय सरकार हो गई, राष्ट्रीय सरकार हो गई। तो जब हम एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों की तुलना करेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे वर्क कर रही है, प्रांतीय सरकार कैसे काम कर रही है, राष्ट्रीय सरकार कैसे काम कर रही है, तो जब हम एक ही देश में स्थित विभिन्न सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो कहलाएगी वर्टिकल कंपैरिजन। दूसरा ओपिनियन ये है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो हॉरिजेंटल कंपैरिजन है। हॉरिजेंटल का मतलब क्या है? दो तरह से हम हॉरिजेंटल को लेते हैं। एक तो ये हो गया कि एक ही देश की विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना करना। जैसे हम ये देखें कि अभी मोदी सरकार है, इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब हम उनका हम आपस में कंपैरिजन करके स्टडी करें। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया
उन राष्ट्रीय सरकारों में तुलना जो आज संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। इट मीन्स हम आज की हमारी गवर्नमेंट देखें कि हमारे यहाँ मोदी सरकार है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है, ब्रिटेन में किसकी सरकार है। मीन्स एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग देशों में जो सरकारें हैं, हम उनके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तो ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन। और इनमें जो सर्वमान्य धारणा है वो यही है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समकालीन विश्व में प्रचलित राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो ये हमने देखा कि तुलनात्मक राजनीति की नेचर क्या है। मोटे रूप से मैंने आपको बताया कि इसमें दो विवाद हैं। एक कहा जाता है कि वर्टिकल कंपैरिजन होना चाहिए, दूसरे कहते हैं हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता क्या है, हम क्यों अध्ययन करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है राजनीतिक व्यवहार को समझना, कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम जो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है उसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि मार्क्सवादी व्यवस्था में व्यक्ति का बिहेवियर कैसा रहता है, डेमोक्रेसी में लोगों का बिहेवियर कैसा रहता है, हम बिहेवियर समझ सकते हैं। जैसे अगर हम ये समझते हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि क्या कारण था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, क्या कारण था कि एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डिक्टेटरशिप से मुक्त होने लगे, है ना। तो हम जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम पॉलिटिकल बिहेवियर को समझ सकते हैं। दूसरा है राजनीति का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन बनाना। देखिए, शुरू से ही ये मांग होने लगी है कि हम पॉलिटिकल साइंस को भी एक साइंस बनाएं, और अगर हमें पॉलिटिकल साइंस में साइंटिफिक स्टडी को लाना है तो ये ज़रूरी है कि हम विभिन्न देशों में विद्यमान राजनीतिक तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करें। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वो हम पॉलिटिकल साइंस को एक साइंस का रूप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम अरस्तु की बात करें कि अरस्तु ने भी जब पॉलिटिक्स लिखी तो पॉलिटिक्स लिखने से पहले उसने 158 देशों के संविधानों की कंपैरेटिव स्टडी करी। नेक्स्ट है तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सिद्धांत निर्माण। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम पॉलिटिकल साइंस में भी हम थ्योरी बिल्डिंग हमारी आसान हो जाएगी, हम सिद्धांत निर्माण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम कंपैरेटिव स्टडी हमने करी तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक, संसद की संप्रभुता कहीं देखने को नहीं मिलती। हम एक सिद्धांत ये बना सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का कि चाहे कोई भी देश हो, वहाँ कैसा भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, एक्चुअल में जो पावर है वो कुछ ही वर्गों तक सीमित रहती है। ये भी एक राजनीतिक सिद्धांत है। हम ये एक सिद्धांत बना सकते हैं कि अगर देश में कोई संकटकालीन अवस्था हो तो उस समय सामूहिक लीडरशिप से काम नहीं चलता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही सत्ता होना अधिक बेटर रहता है। तो ये कुछ राजनीतिक सिद्धांत है, अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हम इनका निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता संभव। जैसा कि अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि अतीत में जो राजनीतिक सिद्धांत हैं वो प्रेजेंट में भी वैलिड हैं कि नहीं हैं, वर्तमान परिस्थितियों में उनकी कितनी प्रासंगिकता है और कितनी नहीं है, तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है अन्य देशों की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने में सहायक। तो कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम दूसरे देशों की शासन व्यवस्थाओं का, वहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं कैसे काम कर रही हैं, उनकी वर्किंग क्या है, इसको हम समझ सकते हैं। और लास्ट है शासन पद्धति एवं विचारधारा का किसी देश से कितना गहरा संबंध है, इसके अध्ययन में सहायक। हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विचारधाराएं जो हैं वो विश्व में कुछ समय के लिए आइडियोलॉजी का दौर आता है जब विचारधाराओं के आधार पर पॉलिटिक्स संचालित होती है, लेकिन उसके बाद विचारधाराओं का अंत हो जाता है। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स करेंगे,
जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि किसी देश के पॉलिटिकल सिस्टम का वहाँ की विचारधारा से कितना गहरा संबंध है या नहीं। क्या देश का पॉलिटिकल सिस्टम आइडियोलॉजी से गवर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम तब समझ पाएंगे जब हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। थैंक यू।